प्रेत आत्मा का प्रतिशोध, मतलब प्रेत आत्मा का बदला। दोस्तों, ये रियल लाइफ पे घटित होने वाली कहानी है जिसे मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के समय एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर मिस्टर क्रिग ने भारत में रहते समय कुछ संस्करण, कुछ कहानियां लिखी थी। उनमें से एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है, जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है। उसकी भूमिका में लिखा है कि यदि यह मुकदमा मेरे सामने न चलता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत के अस्तित्व पर इससे पहले मैंने कभी विश्वास नहीं किया। उनके द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम का सारा संक्षेप कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्र सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था, उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी, साथ ही घंटों की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब ये अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन आधी रात के समय एक सफेद पोश महिला दिखाई दी। घंटों की आवाज उनके आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चित्कार करते हुए बंगला छोड़कर भागने लगा तथा उस आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वह सफेद पोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5 गोलियां उस पर चलाईं, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियां और फिर ठाका मारकर हंसने की आवाज तथा बाद में घंटों की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं वरन दिल्ली के केंद्र सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। प्रेत आत्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेज सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस का दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया। खुद डाइनिंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मचाती कमरे में ही गायब हो गई। वे भयभीत तो हुए, परंतु साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफेद पोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या आप अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मेरी मदद कर सकते हैं? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी प्रारंभ की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वेश्या का धंधा करती थी। मुझे मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन मिस्टर आइजिक मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। आइजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आइजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। ये बंगला उस समय आइजिक का ही था तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वेश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आइजिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उनकी नज़र में पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ता था। मैंने माँ की बात को न माना। इसी दरमियान आइजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेली रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आइजिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुम्बन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? छाया ने कहा, हाँ सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे में बीचों बीच गड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर पत्थर के नीचे मेरे शव को अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे।
आईजी का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आईजी पर मुकदमा चलाकर उसे प्राणदंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने ओवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया तथा अपने उच्च अधिकारी को इस घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट ने समक्ष कुछ कमरे की खुदाई की। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आईजी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा दिया गया। मुकदमे में आईजी के वकील ने कहा, यदि ये बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं ओवेरी के हैं तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं है। इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में ओवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज टेबल पर रखें तो हस्ताक्षर किए देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज टेबल पर रखा तो देखता रहा कागज पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरी ही हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर ओवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद ओवेरी के बयान में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि ओवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर ओवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में ओवेरी से मिलने गया तथा उससे सारी बात बताई तो ओवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आईजी के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहाँ बंगले में रखा गया है यह भी बताया। ओवेरी ने यह भी बताया कि आईजी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी तार आईजी ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आईजी के नाम का जाली तार विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आईजी ना तो यह सिद्ध कर सका कि उसने ओवेरी को तलाक दिया था और न यह बता सका कि वह कहाँ है। अंततः आईजी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। प्राण दंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुणे उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में ओवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में ओवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ। अतः भविष्य में आपसे ना मिल सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी ये इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपए के मूल्य के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, परंतु अंग्रेज सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयास के पुरस्कार स्वरूप ये पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी। दोस्तों, इसी तरीके की और लेटेस्ट स्टोरी और आप बीती जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। हम आपके सामने ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी लाते रहेंगे और अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की बौछार आप पर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।